नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आपके इनकम, आपके खर्चे और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को जो अफ़ेक्ट करेंगे, जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें लगता है न्यूज़ है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एनालाइज़ करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे क्या कॉज़ है सारे इवेंट्स का और क्या इसका इफ़ेक्ट होगा हमारी लाइफ़ पर। बहुत ही सिंपल रखेंगे हम लोग पूरे आर्टिकल को और पूरे वीडियो को बहुत ही सिंपली हम लोग कोशिश करेंगे डिसाइफ़र करने की। तो यहाँ पे शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले एक ओवरव्यू से, क्या-क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जीडीपी का डेटा है। अब देखिए, वी हैव बीन बूस्टिंग कि इंडिया द वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बट जीडीपी का डेटा ना 2 क्वार्टर से थोड़ा हमें डाउनफॉल की तरफ ज़्यादा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों है कि हमारा जीडीपी जो है यहाँ पे ग्रोथ कम हुआ है एंड कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ट्रम्प्स रिटर्न इज़ एन अपॉर्च्युनिटी, एक एडिटोरियल है ट्रम्प के रिटर्न के बारे में। पूरी दुनिया एक्चुअली परेशान है कि क्या हो सकता है एंड यहाँ पे एक एडिटोरियल आया है कि इंडिया के लिए कैसे अपॉर्च्युनिटी है। इंडियन स्टॉक मार्केट में बी बॉटमिंग आउट। क्रिस वुड, जेफरीज़ नाम की एक काफ़ी फ़ेमस मैं कहूँगा ये इंस्टीट्यूशन है एंड ये काफ़ी सारे मैं कहूँगा पोर्टफोलियोज़ मैनेज करते हैं। इंडिया में भी काफ़ी बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, ये एफआईआईज़ का पैसा बेसिकली मैनेज करते हैं। तो इन्होंने कुछ अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं इंडिया के बारे में, विल डिस्कस दैट। ग्लोबल फंड्स फाइंड ब्राइट स्पॉट्स अमिड आउटफ्लोज़ इन इक्विटी। यहाँ पे कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं जब इक्विटी में, क्योंकि शेयर बाजार में आप देखोगे आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू भी कम हुई होगी पिछले 2-3 महीनों में। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं ना जहाँ पे बहुत बाइंग आई है, तो एक बार डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल है एक एडिटोरियल, इज़ आरबीआई लिसनिंग? क्या आरबीआई हमारी सुन रहा है? क्या अब इसे रेट कट नहीं करना चाहिए जब जीडीपी जो है इतना नीचे आ गया और उनके अनुमान से भी इतना गिर गया है नीचे ग्रोथ रेट? तो ये भी एक बार डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे कहा जा रहा है राइटर के द्वारा। तो आ जाते हैं सबसे पहले आर्टिकल पर। इकोनॉमिक ग्रोथ फॉल्स टू अ 7 क्वार्टर लो। 7 क्वार्टर लो पे आ चुका है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। 5.4% यहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे, 5.4% Q2 जीडीपी शॉक। तो यहाँ पे सब लोग शॉक हो चुके हैं 5.4% का जीडीपी डेटा देख करके एंड मुझे लगता है जितने भी एनालिसिस थे सारे एनालिस्ट के सब गलत हुए हैं। एक्चुअली सब ओवर एस्टिमेट कर रहे थे यहाँ पे ग्रोथ रेट को। जो रेट ऑफ एक्सपेंशन है मतलब ग्रोथ, इसका मतलब होता है ग्रोथ ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लंज्ड मतलब नीचे जाना टू अ 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4% इन जुलाई सितंबर पीरियड ऑफ FY25। FY मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। तो 2025 आप कहोगे अभी आया नहीं है, तो ऐसे मत सोचें, फाइनेंशियल ईयर 2025 ही चल रहा है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च तक चलता है। तो कैलेंडर ईयर में तो हम अभी भी 2024 में ही हैं। ऑन द अकाउंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो इनका कहना है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है, एक्सपेंशन रेट, वो नीचे गिरकर 7 क्वार्टर के ऊपर आ गया है 5.4% पर। जुलाई से सितंबर पीरियड का जो क्वार्टर था फाइनेंशियल ईयर 25 का, एंड ये हुआ इसलिए क्योंकि ब्रॉड बेस्ड स्लोइंग डाउन हुई है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। ये नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा है जो फ्राइडे को आया। जीडीपी जो है ये ग्रो किया है 5 क्वार्टर लो ऑफ 6.7% से इन Q1 एंड 8.1% इन Q2 FY24। तो यहाँ पे जो मॉडरेशन है ग्रोथ का, मॉडरेशन मतलब एक्चुअली स्लो हो जाना ग्रोथ का, ये एक्सपेक्टेड था विथ मोस्ट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉइंटिंग टू इट। ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं स्लो डाउन देखने को मिलेगा। उसका एक रीजन ये भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं कई दिनों से, कि अगर आप शहरों में देखें ना, शहरों में कंजम्पशन कम हो गया है, लोग शहरों में कम कंज्यूम कर रहे हैं, बट द एक्सटेंट ऑफ स्लो डाउन जो है ये काफी ज्यादा है। एक्सटेंट मतलब जितना लगा था कि स्लो डाउन होगा उससे बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गया है ग्रोथ रेट में। ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि ये जो आरबीआई का यहाँ पे जो टास्क है अब ये बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। अब अचानक से हम आरबीआई क्यों डिस्कस करने लगे कि देखिए मैं बता रहा हूँ, आरबीआई यहाँ पे नर्वस होगा क्योंकि सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है? इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन अगर आप देखें, एंड इसके अलावा फिर मैं बोलूंगा प्लमेटिंग ग्रोथ रेट जीडीपी। ये बहुत ही खराब कॉम्बो है, ठीक है? एंड प्रॉब्लम ये है कि जब आप ब्याज दर को ऊपर रखते हो ना तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है। ब्याज दर हमारे ऊपर ही चल रहे हैं 3 साल से, तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर है कि ब्याज दर को घटाओ। लेकिन
ब्याज दर हमने बढ़ाए थे महँगाई को काबू करने के लिए, महँगाई काबू में आ कहाँ रहा है? महँगाई हमेशा हमें दिख रहा है कि जो हमारे थ्रेशोल्ड्स हैं, जो आरबीआई ने रखे हैं टारगेट्स, उससे ऊपर जाता हुआ नज़र आता है। तो ये क्वार्टर इकोनॉमिक डेटा के मामले में इस मामले में बड़ा बेकार रहा कि इन्फ्लेशन 6.2% आया और ग्रोथ रेट 5.4% चला गया, जहाँ हमारा ग्रोथ रेट 7% चल रहा था और इन्फ्लेशन करीब 5% 4% चल रहा था। तो ये एक्चुअली मैं कहूँगा इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट क्वार्टर्स अगर देखें पिछले 1-2 साल में। सबसे पहले तो हाई बोरोइंग का कॉस्ट जो है ये एक वीक डिमांड का सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि लोन महँगा है, इंटरेस्ट रेट इतना हाई है यहाँ पे कि लोग सामान कैसे खरीदेंगे आप ये सोचिए। एंड यहाँ पे आरबीआई कह रहा है कि देखिए जब तक इन्फ्लेशन 4% के आस-पास नहीं आ जाता हम तो इंटरेस्ट रेट को घटा नहीं सकते। इन्फ्लेशन आ गया 14 महीने के हाई पे 6.21% पे तो कभी कई सारे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अब जो है रेट कट के जो चांसेस हैं ना दिसंबर में अब काफ़ी बढ़ गए हैं कि इन्फ्लेशन भले ही नीचे आया ना आए, रेट कट्स करने पड़ेंगे कि या तो आप इकोनॉमी में रिसेशन ले आओ, ठीक है? यही करो आप या तो एक रिसेशन ले आओ इकोनॉमी में, तो महँगाई दर भी हमें लगता है काबू हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे करना है जैसे आरबीआई भी करना चाह रहा है, तो हो सकता है इसमें 2 साल और लग जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम है एंड फूड इन्फ्लेशन ब्याज दर को अगर आप 30% पे भी ले आते हैं ना, तब भी फूड इन्फ्लेशन को फिक्स करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है। उसकी सप्लाई अगर सब्जियों की कम होगी, तो सब्जियों के रेट ज़्यादा होंगे, तो ये एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। रियल जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखेंगे ना, जो हमारा एफवाई 21 में फर्स्ट हाफ ईयर था, मतलब फर्स्ट हाफ बोलते हैं, ये H1 क्या होता है? H1 मतलब स्टार्टिंग के 6 महीने, फर्स्ट हाफ, ये था 6.2% कंपेयर्ड टू 8% अ ईयर अगो। तो फर्स्ट हाफ भी 6.2% का एवरेज जो पहले 8% का था। आरबीआई का जो एस्टिमेट है 7.2% ग्रोथ का एफवाई 25 का टू कम ट्रू, इंडिया को अभी 8.3% के रेट से ग्रो करना होगा डिस्पाइट एन अनफेवरेबल बेस ऑफ 8.2% एंड दिस इज अनलाइकली अ प्रोस्पेक्ट। तो ये टारगेट तो नहीं होने वाला कि आरबीआई ने बोला है कि हम लोग 7.2% का एवरेज अचीव करने वाले हैं और इसको अचीव करने के लिए अब जो अगले हाफ ईयर है हमारा, ये सेकंड हाफ जो है 8.3% का ग्रोथ रेट चाहिए। आपको लगता है ये पॉसिबल है? मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पे। तो ये देखना होगा कि क्या-क्या, कहाँ-कहाँ हमें वीकनेस नज़र आ रही है जीडीपी में एंड यहाँ पे अगर आप डेटा देखेंगे तो सारा डेटा, काफ़ी सारा डेटा यहाँ अवेलेबल है। सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरिंग स्टम्बल्स, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी नीचे यहाँ पे जाता हुआ नज़र आया अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे। ये क्वार्टर 1 ये 2024 है और ये 2025 है, ठीक है? एफआई और फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, अप्रैल से मार्च वाले। Q1 में 5%, फिर देखिए यहाँ से ये ग्रो हुआ है और ग्रो होते हुए फिर देखिए लगातार नीचे आ रहा है शेयर। सेम अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का-सा रिकवरी आई कंस्ट्रक्शन में, लेकिन अभी फिर भी नीचे जा रहा है। यूटिलिटीज़ की अगर आप बात करें तो ये मैं कहूँगा देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे ग्रोथ था, फिर एकदम से नीचे आया शार्प और फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल ही म्यूटेड है। यहाँ देखिए नीचे जाने के बाद बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। तो एग्रीकल्चर अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्राइट स्पॉट है। तो एक पॉजिटिव स्पॉट क्या है? एग्रीकल्चर। ये देखिए, यहाँ पे बढ़िया एक रिकवरी नज़र आ रही है हमें और ये वी शेप रिकवरी लग रही है यहाँ पे। अब आते हैं अगले आर्टिकल पे और ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है। देखिए ट्रम्प की वजह से ना लोग काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा अनसर्टेनिटी फेस कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो लोग यूएस में हैं, वीज़ा को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि पॉलिसी चेंजेस जो आएँगी उसकी वजह से ट्रेड में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं बड़े-बड़े, ठीक है? तो जो ट्रेड है इसको लेकर के एक्सपोर्टिंग और इम्पोर्टिंग नेशंस सब थोड़ा मैं कहूँगा यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आगे क्या चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इट माइट बी टेम्प्टिंग टू अज्यूम दैट डोनाल्ड ट्रम्प्स रिटर्न टू द व्हाइट हाउस ऑगर्स स्टेबिलिटी इन यूएस इंडिया रिलेशंस। ये कह रहे हैं कि काफ़ी टेम्प्टिंग है एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब ये टेम्प्टेड हैं ये अज़्यूम करने के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में वापस आते हैं, मतलब एज़ अ प्रेसिडेंट आते हैं, तो इट विल ऑगर स्टेबिलिटी, मतलब इससे क्या होगा, प्रमोट होगा स्टेबिलिटी यूएस इंडिया के रिलेशंस में। आफ्टर ऑल एक स्ट्रांग बायपार्टिसन सपोर्ट है वॉशिंगटन में, डीपर टाइज हैं पर्टिकुलरली काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना के ग्रोइंग इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को। तो चाइना का जो ग्रोइंग पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए वॉशिंगटन इस टाइम पे इंडिया को एक कंटेंडर देखता है यहाँ पे, जो काफी बढ़िया कंटेंडर लग रहा है उसे। टू बी श्योर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है यूएस और इंडिया के बीच में वो ऑफर करती है म्यूचुअल बेनिफिट्स। अनलाइक अदर पार्टनर्स, इंडिया सीख नहीं कर रहा यूएस से कोई फाइनेंशियल एड या मिलिट्री एड, एंड दिस इज ट्रू। यूएस के अगर आप जितने पार्टनर्स देखोगे ना, दे वांट, मतलब बड़ा ही स्पेसिफिक यूज केस है उनका, या तो हमें पैसे दे दो
या तो हमें मिलिट्री की कुछ वेपन्स दे दो। आप किसी भी कंट्री का नाम लो, साउथ एशियन रीजन में भी अगर आप देख लो हमारे पास, या तो वो यूएस के पास बिल्कुल कटोरा लेकर जाते हैं कि हमें पैसा चाहिए, या तो फिर वो वेपन्स माँगते हैं उनसे। लेकिन इंडिया बहुत ही डिफरेंट टाइप का सपोर्ट माँगता है। इंडिया के बहुत ही लॉन्ग टर्म सोचता है इस मामले में। एंड बियॉन्ड देयर पर्सनल रैपो जो हमारे दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में है, एक क्लियर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट भी है। ट्रम्प कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडा जो है इनका, एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर का हिंदू नेशनलिज्म जो है ये काफ़ी अलाइन करता है उसके साथ। तो डिस्पाइट दिस, Trump's second term could pose significant risk to bilateral relationship owing to two Indian vulnerabilities. दो इंडिया की कमजोरी है, और इंडिया की ये जो दो कमजोरियां हैं इसकी वजह से ना क्या हो सकता है कि रिस्क हैं कि यूएस और इंडिया के रिलेशंस एक्चुअली खराब हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप के आने से। फर्स्ट, ऑल्दो मिस्टर ट्रम्प्स ट्रांजैक्शनल अप्रोच टू पॉलिटिक्स मेक्स हिम अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि ट्रम्प का जो अप्रोच है ना पॉलिटिक्स को लेकर बड़ा ही ट्रांजैक्शनल है। मतलब आप मुझे ये फेवर करो, मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, दैट्स इट, इट्स लाइक अ बिजनेस, प्योरली ट्रांजैक्शनल। तो इससे ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। और जो इनका सपोर्ट है यूजिंग टैरिफ्स टू रिड्यूस अमेरिका ट्रेड डेफिसिट हैज बीन स्टेडफास्ट, और इसलिए कह रहे हैं कि आप टैरिफ लगाओ दूसरी कंट्रीज पे जो इंडिया के सॉरी जो यूएस के मार्केट का इतना फायदा उठाती हैं, यूएस में इतना सामान बेचती हैं और अरबों रुपए कमाती हैं यूएस से। तो दिस स्पेल्स ट्रबल फॉर इंडिया। यहाँ पे इंडिया के लिए प्रॉब्लम है, जो मेंटेन करता है सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टैरिफ। इंडिया, क्योंकि इंडिया में ये सब देखते हैं टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ इंडियन लोगों को टैक्स नहीं करती है। अब कभी बाहर से कुछ इंपोर्ट करके देखो, तब आपको समझ में आएगा कि 100% टैक्स तो वहां से मुझे लगता है शुरू होता है। 100% तो शुरुआत है टैक्स की। एंड हैज ग्रोइंग ट्रेड सरप्लस विद यूएस। सरप्लस, यस, काफी ज्यादा हमारा बढ़िया सरप्लस भी हो रहा है यूएस के साथ, ऑल्दो वन ऑफ द फ्यू नेशंस, क्योंकि जितने मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं वहाँ हमारा डेफिसिट चलता है। अगर आप रशिया से देख लें तो ऑयल जब से हम इंपोर्ट कर रहे हैं काफी डेफिसिट क्रिएट हो रहा है रशिया के साथ। चाइना के साथ तो बहुत बड़ा ही डेफिसिट है। तो जब मिस्टर ट्रम्प्स तेज सार रॉबर्ट आई थिंक लाइटिजर हैज ऑलरेडी लेबल इंडिया द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री। उन्होंने कहा है इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट कंट्री है। बहुत ही ज्यादा, मतलब कहेंगे बहुत ही ज्यादा ब्रूटल टैक्सेशन रखती है बाहर के लोगों पे, बाहर की कंपनीज पर, और बिल्कुल मुश्किल कर देती है कि कोई बाहर वाला यहाँ पे पैसा कमाए, इनका ये कहना है, और ट्रेड करके इन्हें कुछ सेल कर पाए। तो इंडिया की जो दूसरी वल्नरेबिलिटी है वो है चाइनीज एक्सपेंशनिज्म। ट्रम्प जो है चाइना की इकोनॉमी को और ट्रेड प्रैक्टिसेस को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देखते हैं बेसिकली, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल सही नहीं है। एंड हिज कंसर्न्स डू नॉट एक्सटेंड टू इट्स मिलिट्री एग्रेशन। मिलिट्री एग्रेशन को लेकर के लेकिन उनके कोई कंसर्न्स नहीं है, वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन की ज्यादा फिक्र करते हैं चाइना के। तो और जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो रूटेड है कि हम शेयर्ड इंटरेस्ट है हमारा चाइना के टेरिटोरियल एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए, एंड इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड अंडर मिस्टर ट्रम्प। तो सबसे पहले ये फॉरेन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते कि ये पार्टिसिपेट करे फॉरेन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में। तो ट्रम्प जो है हो सकता है इंक्लाइंड, ही मे बी इंक्लाइंड कि वो इग्नोर कर दे चाइना के एक्शंस को, जैसे ताइवान में, साउथ चाइना सी में, एंड इवन हिमालयाज़ में। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, यस। एंड नोटेबली इनका जो अप्रोच है ताइवान को अपीयर्स टू बी ड्रिवन मोर बाय परसेप्शन दैट आइलैंड स्टोल अमेरिकाज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दैन बाय इट्स स्ट्रेटेजिक वैल्यू एज एन एलाई। तो इन्हें ये लगता है कि ताइवान भी हमारा कोई बहुत एलाई नहीं है, ये वो कंट्री है जिसने इंडिया के सेमीकंडक्टर सॉरी यूएस के, मैं बार बार इंडिया कह देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को चुरा लिया है। तो ये भी एक इनका व्यू पॉइंट है। एंड इंडिया को कैसे मैनेज करना चाहिए रिस्क, राइटर का कहना है कि राइटर मानते हैं कि एक ऑप्शन तो है कि कॉशियस और वेट एंड सी स्ट्रैटेजी अपनाएं। मुझे लगता है सारी कंट्रीज यही कर रही हैं, बहुत कॉमन सेंस अप्रोच जो है यहाँ पे। एंड उनके डिमांड्स को एड्रेस करें सिलेक्टिवली, कि सबसे पहले जैसे हमने टैरिफ्स थोड़े रिड्यूस कर दिए, रिमूव कर दिए ट्रेड बैरियर्स की सेक्टर में, मिलिट्री परचेजेस इंक्रीज कर दिए यूएस से, या फिर एक मोर सिनिकल स्ट्रैटेजी है जहां पे हम लेवरेज करेंगे ट्रम्प के पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट का बाय स्टीयरिंग इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स हिज फैमिली होटल्स एंड रियल एस्टेट वेंचर्स। ये थोड़ी पर्सनल इस पे बात आ जाती है लेवल पे। ये कह रहे हैं कि आप इनके जो फैमिली होटल्स एंड रियल एस्टेट वेंचर्स हैं इनको थोड़ा ज्यादा फेवर करो। एक ज्यादा प्रिंसिपल रिस्पॉन्ड ये होगा कि आप टॉक्स इनिशिएट करो यूएस के साथ बायलेटरल ट्रेड एंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, और इंडिया को जो है इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस ट्रेड लिबरलाइज़ेशन से। और ऐसे एग्रीमेंट से क्या होगा ना कि इंडिया कैपिटलाइज़ कर पाएगा बहुत सारी कंपनीज़ पर। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी जो है वहाँ पे फर्म्स क्या कर रही हैं, डाइवर्सिफ़ाई कर रही है अपने सप्लाई चेन को। बेसिकली जहाँ इनका चाइना में फैक्ट्री है, लेट्स से 100% जहाँ प्रोडक्शन 80%, उसको अब ये डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में सेटअप कर रहे हैं ताकि चाइना प्लस वन इनका एक वैल्यू चेन क्रिएट हो, मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन क्रिएट हो। तो यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प ने प्रपोज किए हैं टैरिफ चाइनीज इंपोर्ट्स पर। इसकी वजह से क्या होगा,
कैपिटल चाइना से भागेगा एंड दूसरा अल्टरनेटिव ढूँढेगा और इंडिया एक काफ़ी बढ़िया अल्टरनेटिव है। एंड एफटीए जो है, इससे इंडिया को रेयर अपॉर्च्युनिटी मिलेगी कि वो रिवाइव कर पाए अपने स्ट्रगलिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। ऑल्दो ट्रम्प जो है वो प्रायोरिटाइज़ करेंगे ऑनशोरिंग ओवर फ्रेंडशोरिंग एंड पोटेंशियली डिमिनिश कर देंगे इंडिया की अपील को एज़ एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। एफटीए यहाँ पे हमें मदद कर सकता है हमारी। एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम लोग अलग-अलग काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ करते हैं। इसमें मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी होती हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी होती हैं, जहाँ पे 2 कंट्रीज़ एक-दूसरे के साथ एग्रीमेंट करती हैं कि हम एक-दूसरे को ने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे टैक्स नहीं करेंगे। हम नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटाएँगे और टैरिफ बैरियर्स को भी हटाएँगे, ताकि बहुत ही स्मूथली हम एक-दूसरे के साथ ट्रेड कर पाएँ। तो इंडिया हार्नेस कर सकता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का, जो पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो फॉलो कर रही हैं। इस वक़्त स्पेसिफिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न कंपनीज़ जो हैं। और मार्केट लिबरलाइजेशन जो है, ये पॉलिटिकल रेजिस्टेंस को भी यहाँ पे काउंटर कर सकता है। तो इंडिया मतलब अगर आप देखेंगे तो इनके रिफॉर्म्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकता है कि ज़्यादा कंटेंशियस ना हो, क्योंकि जो इम्पोर्ट्स हैं वो क्या है, यूएस से हम लोग एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स और गोल्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं एंड बहुत ही फ्यू वोकल कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं जो अपोज़ करेंगी लिबरलाइजेशन। एक्सपोर्ट साइड पे देखें तो हम यूएस को बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे हमारी ज्वेलरीज़ यूएस जाती हैं, फार्मास्यूटिकल्स यूएस जाता है, अपैरल कपड़े जाते हैं, मशीनरी एंड आईटी सर्विसेज़ जो यहाँ नहीं लिखा है, वो भी अच्छा खासा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ये तो सारे मतलब मुझे लगता है एफटीए होगा, कुछ भी होगा तो ये बेनिफिट करने वाले हैं यूएस के साथ, अगर हमारे ट्रेड टाइज़ और इम्प्रूव होते हैं इन टर्म्स ऑफ एफटीएज़ एंड दूसरे एग्रीमेंट्स। ठीक है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। अगर ट्रेड टेंशन्स की बात करें तो इससे इंडिया के लिए रास्ता खुल सकता है कि बायलैटरल प्रायोरिटीज़ पर थोड़ा प्रेशराइज़ करे यूएस को, जैसे कि जो एच-1बी वीज़ाज़ हैं, उसको सिक्योर करे, फैसिलिटेट करे कोऑपरेशन ऑन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिफेंस प्रोडक्शन पे भी। कन्वर्सली, फेलिंग टू एड्रेस द ट्रेड रिस्क इश्यू रिस्क्स, रिड्यूसिंग मिस्टर ट्रम्प्स विलिंगनेस टू स्ट्रेंथन टाइज़। अगर आप देखें कि चाइना को अगर ये लेस सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, तो जैसा कि उनके प्रेडिसेसर ने किया है, तो इंडिया इज़ नेचुरली अ गुड एलाय यहाँ पर एंड अ गुड ऑप्शन। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडियन स्टॉक मार्केट में बी बॉटमिंग आउट। क्रिस वुड। अब क्रिस वुड कौन है? क्रिस वुड जेफरीज़ का आपने नाम सुना होगा। इनका कहना है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पॉसिबली बॉटम आउट कर रहा है। मतलब लगातार जो ये हमें गिरावट देखने को मिल रही थी, अब ये फाइनली यहाँ पे बॉटम बना चुका है और उन्हें लगता है यहाँ से अब बढ़िया रिवर्सल आ सकता है, या फिर यहाँ से ऊपर जाके निफ्टी कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो क्रिस्टोफर वुड जो हैं, ये ग्लोबल हेड हैं इक्विटी स्ट्रैटेजी के एट जेफरीज़ एंड 52 वीक हाई जो है 85,978 रहा है सितंबर 27 का। एस&पी बीएसई सेंसेक्स ने करीब 6,200 पॉइंट्स लूज कर दिए हैं, अराउंड 7.1% सो फार। जो 30 शेयर इंडेक्स है, अब वो स्लिप हो चुका है करेक्शन मोड में विद अ फॉल ऑफ ओवर 10% फ्रॉम हिज पीक लेवल बिफोर रिकवरिंग सम ग्राउंड। तो एक रीजनेबल पॉसिबिलिटी है जो इंडियन स्टॉक मार्केट है कि बॉटम आउट कर रहा है एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे करेक्शन जो है यहाँ पे एक प्राइमरली ज़्यादा एक्सपेंसिव मिड कैप स्टॉक्स में भी आई है एंड ये प्राइवेट बैंक्स को अगर आप देखेंगे तो लिक्विडिटी प्रेशर कहीं न कहीं रहा है, जिसकी वजह से डिपॉजिट्स रिड्यूस हुए हैं एंड लोन्स भी जो हैं अब सेम ही रेट से ग्रो कर रहे हैं। हमने देखा कि लोन्स यार लोन्स में अच्छी ग्रोथ आ ही नहीं रही है। कल भी हमने देखा कि लोन ग्रोथ को ना कम कर दिया और डिपॉजिट ग्रोथ को मैच कर रहे हैं आगे, क्योंकि डिपॉजिट ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा, तो लोन ग्रोथ पर ही इन्हें ये रखना होगा, क्योंकि पैसा आएगा नहीं तो पैसा देंगे कैसे किसी को। तो देयर वाज़ अ record inflow into equity mutual funds in October, even though the stock market was already correcting last month. तो रिकॉर्ड इन्फ्लो आया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अक्टूबर में, ऑल्दो अगर आप देखेंगे मार्केट नीचे आ रहा था, तो लेकिन फिर भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा कौन डालता है? कॉमन लोग जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने फिर भी अक्टूबर में भी बाइंग की है अपने म्यूचुअल फंड्स में। अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी देखेंगे तो वुड ने एक्सपोज़र लिया है टू यूएस लिस्टेड ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप। इंडिया का जो इनका लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है, जिसमें 4% वेटिंग है। तो उन्होंने कहा है कि इट विल बी पेड फॉर बाय रिड्यूसिंग एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स इन रिलायंस इंडस्ट्री, एल&टी बाय 3 परसेंटेज पॉइंट्स एंड 1 परसेंटेज पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। तो जेफरीज़ क्या कर रहा है कि मेक माई ट्रिप में पैसे लगा रहा है और ये बेच कहाँ से रहे हैं? थोड़ा-सा यहाँ पे एग्ज़िट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स को अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एंड लार्सन एंड टूब्रो में, एल&टी में। इन्होंने अपने भारतीय एयरटेल का एक्सपोज़र भी बढ़ाया बाय 1 परसेंटेज पॉइंट, जहाँ पे ये ज़ोमैटो के इन्वेस्टमेंट को कट करके भारतीय एयरटेल में शिफ्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन आउटकम अ सरप्राइज़। वुड बिलीव करते हैं कि जो बीजेपी विन है महाराष्ट्र असेंबली पोल्स में, एक सरप्राइज़ आउटकम था, लेकिन ये एक्सट्रीमली पॉपुलर कैश हैंडआउट स्कीम जो था वुमेन के, उसकी वजह से हुआ है। उनका ये कहना है, सब्जेक्ट टू इनकम लेवल्स।
तो टारगेटिंग वुमेन वोटर्स, अडॉप्टिंग वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज हैज़ बीन ऑनगोइंग फीचर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। इनका कहना है कि मोदी गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स पर, एंड कहीं न कहीं ये वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स जो है यहाँ पे इसकी वजह से काफ़ी इन्हें बेनिफिट मिला है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। और ये बात कर रहा है ग्लोबल फंड्स की। ग्लोबल फंड्स जो हैं वो ब्राइट स्पॉट्स ढूँढ रहे हैं अमिड आउटफ्लो इन इक्विटीज़। क्या है आउटफ्लो इन इक्विटीज़? मतलब आउटफ्लो मतलब पैसा बाहर जाना, कहाँ से? इक्विटीज़ से, मतलब इंडिया के शेयर बाज़ार से। इंडिया के शेयर बाज़ार में अगर आप देखेंगे अच्छी खासी सेलिंग हो रही है, लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी एफआईज़ पैसा लगा रहे हैं। येस, तो आपके लिए भी जानना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे कि 2024 में नेट इन्फ्लो आप देखिए तो फाइनेंशियल्स में तो पूरा आउटफ्लो रहा है, राइट? यहाँ पे अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल्स में क्या आ गया? बैंक्स, राइट? फाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनीज़ जो हैं, इंश्योरेंस जो है, ये सारी कंपनीज़। इन्फोटेक में बाइंग हुई है, नेट पॉज़िटिव रहा है। मेटल एंड माइनिंग में भी सेलिंग हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रॉपर्टी में आप देखिए बाइंग आया है। येस, प्रॉपर्टी में बाय हुआ है। मीडिया में सेलिंग है, लेकिन इंडस्ट्रियल्स पॉज़िटिव है। तो इंडस्ट्रियल्स में आप देखिए जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ से सीमेंस से लेके क्यूमेंस तक, काफ़ी बढ़िया बाइंग रही है इसमें। सीमेंट सेक्टर नेगेटिव गया है, एनर्जी काफ़ी नेगेटिव गया है। अगर आप देखेंगे एनर्जी स्टॉक्स भी, अगर आप बीपीसीएल को देखें और एचपीसीएल को देखें, इवन रिलायंस को भी अगर आप देखेंगे एनर्जी के टर्म्स में, तो काफ़ी कुछ बढ़िया तो नहीं किया रिलायंस ने। ड्यूरेबल 326 यहाँ पे लेकिन पॉज़िटिव ही है, $326 मिलियन की अगर बाइंग है। टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया किया है। अगर आप देखेंगे भारती एयरटेल को, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ रहा है भारती एयरटेल का, एंड इसके अलावा इंडस टावर्स का भी। कंज्यूमर सर्विसेज़ में बाइंग आई है, यूटिलिटीज़ नेगेटिव है। केमिकल सेक्टर देखिए, केमिकल सेक्टर एक्चुअली पॉज़िटिव है। स्टेपल्स -2334, स्टेपल्स में भी हमें सेलिंग देखने को मिली। ऑटोज़ में सेलिंग देखने को मिली है, येस, इस साल। ऑटो सेक्टर का पिछले 3-4 साल का अगर आप रिटर्न देखोगे ना, तो आप भी शॉक हो जाओगे कि मतलब क्या रिटर्न दिया है इन्होंने। तो फाइनली इस बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ऑटो में, एंड फार्मा में तो बहुत बढ़िया यहाँ पे बाइंग हुई है। फार्मा स्टॉक्स ने परफ़ॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। तो आप एक बार वेटेज चेक कीजिए कि इस बार आपका जो पोर्टफ़ोलियो है, चाहे वो म्यूचुअल फंड का ही पोर्टफ़ोलियो है, उनका वेटेज कहाँ रहा है? क्या फाइनेंशियल्स में रहा है वेटेज? तब तो आपका पोर्टफ़ोलियो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं कहूँगा नीचे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज़, एनबीएफसीज़, यहाँ पे स्पेसिफिकली एनबीएफसीज़ में सेलिंग आई है। ऑल्दो बैंक्स अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एचडीएफसी, एक्सिस और आईसीआईसीआई ने इस बार अच्छा परफ़ॉर्म किया है मार्केट के नीचे जाने के बावजूद। लेकिन अगर आप देखेंगे एनबीएफसीज़ काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इज़ आरबीआई लिस्टेनिंग? सेंट्रल बैंक शुड नॉट डिले अ रेट कट as even a 6.5% GDP this year looks uncertain. क्या आरबीआई सुन रहा है? सेंट्रल बैंक को अब डिले नहीं करना चाहिए कोई भी रेट कट, एंड 6.5% जीडीपी ग्रोथ भी इस बार बड़ा मुश्किल लग रहा है। राइटर का ये कहना है कि जो पुअर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं सितंबर क्वार्टर के लिए, ये सिग्नल कर रहे थे लॉस ऑफ मोमेंटम इन द इकोनॉमी ड्रिवन बाय अ वीक कंजम्पशन डिमांड। ठीक है? अगर सितंबर क्वार्टर की बात करते हैं, तो जो लॉस ऑफ मोमेंटम है इकोनॉमी में, वो इसलिए रहा क्योंकि लोगों ने पैसे कम खर्च किए, कंज़्यूम नहीं किया बहुत ज़्यादा। और ज़्यादातर जो पेसिमिस्टिक भी हैं इंडिया की इकोनॉमी के ऑब्जर्वर, उन्होंने भी नहीं इमेजिन किया कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 5.4% आ जाएगा। येस, जितने मतलब मैं बोलूँगा पेसिमिस्ट लोग जो थे ना, बिल्कुल नेगेटिव थे इंडिया को लेकर के, उन्होंने भी 5.4% तो नहीं एक्सपेक्ट किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं कहूँगा, जो एवरीबॉडी हैज़ बीन टेकन अबैक बाय सरप्राइज़। और ये बड़ा मुश्किल है कहना कि टेम्परेरी स्लो डाउन है, क्योंकि अर्बन डिमांड जो है यहाँ पे कोई साइन नहीं है मीनिंगफुल पिकअप का। या अगर आप देखेंगे जो गुड मॉनसून है यहाँ पे, ये बूस्ट कर सकता है फार्म इनकम और रूरल कंजम्पशन। कई लोगों ने पॉइंट आउट किया है कि जो हेवी मॉनसून है, ठीक है, ये डिसरप्ट करता है बिज़नेस को इन सितंबर क्वार्टर जो इन्होंने किया। एंड प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एग्ज़ैक्टली ग्रो कर रहा है 2.2 सेक्टर पे ईयर ऑन ईयर, जस्ट अहेड ऑफ फेस्टिव सीज़न, जहाँ पे कंपनीज़ एक्चुअली प्रोडक्शन को बढ़ाती है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं हो रहा है? सिर्फ 2.2% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, तो ये सही नहीं है फेस्टिव सीज़न से पहले, क्योंकि फेस्टिव सीज़न से पहले ही आपको स्टॉक प्रोड्यूस करना है, राइट? आपको पंप अप करना है अपने पूरे प्रोडक्शन को, ताकि आप फेस्टिव सीज़न पे अच्छा खासा सेल कर पाओ। तो कोई डाउट नहीं है कि बेस इफ़ेक्ट भी है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई भी बेटर आउटपुट एक्सपेक्ट ज़रूर करेगा। जो बिग डिसअपॉइंटमेंट्स रहे हैं Q2 नंबर्स में, कहाँ-कहाँ लाई करते हैं ये? एक तो ट्रेड में, होटल्स में और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स में। ट्रेड, होटल्स एंड ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स which grew at 6% year on year on a very weak base in a financial services space which has little to do with rains. डिसअपॉइंटमेंट कहाँ है? राइटर के हिसाब से Q2 के जो नंबर्स थे ना क्वार्टर 2 के, डिसअपॉइंटिंग रहे एक तो ट्रेड में,
होटल इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट सेगमेंट्स में जहाँ 6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, इवन दो वेरी वीक बेस रहा है यहाँ पे फिर भी। एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस का तो इनका कहना है कि हैज़ लिटिल टू डू विद रेन्स, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए ज़्यादा रेन से। कंजम्पशन पीस अगर आप देखेंगे अकाउंटिंग फॉर 56% ऑफ इकोनॉमी, ये ग्रो किया है 6.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ये एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है, राइटर का ये कहना है, गिवन दैट दिस कम्स ऑन टॉप ऑफ 2.6% इन द बेस क्वार्टर। तो ये सजेस्ट करता है कि जो कैचअप है स्पेंडिंग में पैंडेमिक के बाद वो अब खत्म हो चुका है एंड कंज्यूमर्स जो हैं अब फिर से ओकेजनली वो जो उनका चलता था स्पेंडिंग का जो पैटर्न था वो उस पे आ जाएँगे। तो कोविड के बाद कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी जो चेंज हुआ था, लोग काफ़ी कंजम्पशन बढ़ा रहे थे। राइटर का ये कहना है कि हो सकता है अब वापस जो प्री कोविड था ना, हमें वैसा माहौल देखने को मिले। इनफैक्ट जो स्पेंड्स था ड्यूरिंग फेस्टिव सीज़न वो अबाउट इन लाइन था विद एक्सपेक्टेशन। 7% ऑफ जीडीपी ग्रोथ जो था दिस ईयर नाउ लुक्स इम्पॉसिबल इवन विद अ रिबाउंड इन कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन बढ़ भी गया ना तब भी 7% जीडीपी ग्रोथ इनका कहना है कि नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। एंड इकोनॉमी को अगर 6.5% भी ग्रो करना है ना, तो जीडीपी को 7% ग्रो करना होगा दोनों क्वार्टर्स में, Q3 में भी और Q4 में भी, ताकि जो हमारा एवरेज है वो 6.5% आए। एंड ये इतना डिफिकल्ट नहीं है एक्सेप्ट फॉर अनफेवरेबल बेस इफेक्ट फॉर बोथ क्वार्टर्स। तो सेंटर जो है वो अनलाइकली यहाँ पे एग्जॉस्ट करेगी अपना कैपेक्स आउटले जो 11.1 लाख करोड़ का है, जहाँ पे सिर्फ 46% जो है अभी तक स्पेंड किया गया अक्टूबर तक। तो देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होता है ना कि ग्रोथ इंक्रीज होती है, जीडीपी इंक्रीज होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 46% ही अक्टूबर तक खर्च किया है, तो राइटर का कहना है कि देखिए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये अगले 2 क्वार्टर में तुरंत से बाकी पैसे भी खर्च कर दे, इन्वेस्ट कर दे एंड फिर जीडीपी को बूस्ट कर पाएँ। अगेन अ स्टडी ऑफ 18 स्टेट्स की स्टडी को देखा गया कि केपेक्स यहाँ पे 11.5% डाउन था। अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करते हैं 2025 फाइनेंशियल ईयर के, जो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ज़्यादा पिकअप नहीं कर रहे हैं, ना तो ब्रॉड बेस्ड, ठीक है, कि स्लोअर गवर्नमेंट्स पे केपेक्स को वो कॉम्पेंसेट कर सकें। जो इंक्रीज है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में 5.5% रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ये स्लोएस्ट है पिछले 6 क्वार्टर में, अल्बीट एन अनफेवरेबल बेस। तो ये अनफेयर है कि आप एक्सपेक्ट करो गवर्नमेंट को टू ऑलवेज डू द हेवी लिफ्टिंग। ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा कि हम एक्सपेक्ट करें कि गवर्नमेंट ही हमेशा हेवी लिफ्टिंग करे। इंडिया इनकॉर्पोरेशन, इंडियन कंपनीज को अब करना होगा यहाँ पे कुछ, ठीक है। इंडिया इनकॉर्पोरेशन इज जस्टिफाइड इन वांटिंग विजिबिलिटी ऑन डिमांड। The Reserve Bank of India, which has all along maintained that economy is doing well, can no longer ignore the fact कि several pressure points हैं। आरबीआई अब नहीं इग्नोर कर सकता। अगर अब इन्हें इंटरेस्ट रेट कट करना है तो यही बेस्ट टाइम है, ताकि डिमांड को ये स्टिमुलेट कर पाए, इन्फ्यूज कर पाए परमानेंट लिक्विडिटी एंड इंश्योर कर पाए क्रेडिट फ्लोज पिकअप पेस। एल्स एक अनफ्रेंडली मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पे दिखता है हमें आगे के लिए, जहाँ पे ग्लोबल ग्रोथ रेट ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है एंड बेकार ही है, मैं कहूँगा ग्लोबल जीडीपी अगर आप देखेंगे तो कंट्रीज़ की कुछ बात बहुत अच्छी तो चल नहीं रही है। ट्रेड वॉर यूएस और चाइना की बात चल रही है यहाँ पे ट्रम्प के आने के बाद। तो यहाँ पे बहुत कोई पॉइंट नहीं है इन्फ्लेशन को कम करने का, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं रहेंगी एंड लोग अगर पैसे ही नहीं कमा पाएँगे तो महँगाई को आप कम करके करोगे क्या? तो अगर आप सस्टेनेबल ग्रोथ करना चाहते हो दैट कुड रिजल्ट इन इकोनॉमी फॉलिंग इंटू रट, सेंट्रल बैंक को एक्ट करना होगा सूनर देन लेटर, इसी वक़्त। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ रोज़ देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।